नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले डाल देते हैं नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के करीबियों के स्टिंग पर करण महारा ने साधा निशाना। सीएम के 13 करीबियों पर लगाया आरोप। बोले, जब पूर्व सीएम की हो सकती है सीबीआई जांच तो वर्तमान की क्यों नहीं। देहरादून में हेल्पलाइन नंबर 1905 का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। अब आम आदमी सीधे कर सकेगा शिकायत। सीएम बोले, लोगों को मिलेगी सहूलियत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का लक्सर दौरा हुआ रद्द। 24 फरवरी को लक्सर में होना था कार्यक्रम, व्यस्तता के चलते रद्द किया गया दौरा। और चमोली में 2013 की आपदा के बाद अब भी बरकरार है भूस्खलन का खतरा। बारिश और बर्फबारी के चलते हो रहा है भूधसाव। 50 परिवार खौफ के साए में। विधानसभा में स्टिंग प्रकरण को गूंजने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा ने देहरादून के राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान करण महारा सरकार के ऊपर बरसते हुए नजर आए। साथ ही सीधे तौर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को निशाने पर लिया गया। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं करण महारा? उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने। सुनिए। उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा जी आज हमारे साथ है। सर, आज आपने स्टिंग प्रकरण की बात कही है, स्टिंग आपके पास है, जिला मुख्यालयों पर दिखाने की बात कही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी इस पर हमारी रणनीति पे चर्चा होगी कि हम 13 जनपदों में अलग अलग दिखाएं या एक ही दिन में हम 13 जनपदों में दिखाएं। जैसे हमारी व्यवस्था हो जाती है, हम 13 जनपदों के मुख्यालय में उसको दिखाने का काम करेंगे ताकि जनता सच को जान सके। और हम लोग चुन के आए हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे, तो हमारा फर्ज भी बनता है कि प्रदेश में जो हो रहा है वो जनता तक जाए। सर, मुख्यमंत्री के 13 करीबियों पर आपने आरोप भी लगाए हैं कि उनके अकाउंट में पैसा गया है, उस पर किस तरह से बात करेंगे? देखिए, हम नहीं जानते वो पैसा क्यों आया। झारखंड से ये पैसा आया, ये सत्य है। 13 अकाउंट्स में पैसा है, ये भी सत्य है। अकाउंट के नंबर भी हमारे पास है। हम तो ये कह रहे हैं कि उसमें एक सीबीआई की या सिटिंग जज से कोई जांच बैठा दी जाए और उसमें अगर गलत कुछ नहीं है तो जो स्टिंग करता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम खुद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर उन 13 जो खाते हैं उनमें अगर पैसा गलत ढंग से आया है डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने राजद्रोह का मुकदमा लगाया था उस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम उसको नहीं जानते, लेकिन वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनके वकील के संग बैठा हुआ है, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। उसने अपने फेसबुक अकाउंट में एक बात डाली है कि मुझे 40 एकड़ का आम का बगीचा उत्तराखंड के बॉर्डर में मिला है जिसके मैं अब फलों पर हाथ लगाऊंगा। तो ये जाँच का विषय है, वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हो सकता है झूठ बोल रहा हो, तो ये सारी चीज़ों पर सरकार को जांच बैठानी चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, और अगर ये सच बोल रहे हैं तो जनता के सामने सच आना चाहिए। सर, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पर भी आपने बात कही है, क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, उसमें कुछ चीज़ें तो लोगों के हित में हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में दिक्कतें हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जो 20, 25, 30 बेड के हॉस्पिटल हैं उससे छोटे, उन हॉस्पिटल्स को, उन नॉर्म्स को पूरा करना संभव नहीं है। और पर्वतीय टोपोग्राफी का हमारा राज्य है, यहाँ जिस तरीके के नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स में काम करना संभव है ही नहीं। तो हमारा ये मानना था 7 सिस्टर्स, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इस नीति में कुछ थोड़े से परिवर्तन किए जाने चाहिए, कुछ नियमों को शिथिल किया जाना चाहिए इन 7 सिस्टर्स और उत्तराखंड में, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं वो निर्मूल ढंग से मिलते रहें। शराब से 150 लगभग लोगों की मृत्यु हो गई है। सर, किस तरह से देखते हैं आप? क्या आपका भी ये कहना है कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है? क्या कुछ? देखिए, बहुत दुखद है। इतने परिवारों का घर में मातम होना अपने आप में शोक व्यक्त करने वाली बात है। दूसरा, सरकार अगर गंभीर होती तो उनको कुछ ना कुछ मदद करती, लेकिन आज दिन तक भी उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान करी गई है, जो बहुत ही दुखद है। और जो उच्चाधिकारी उनको बचाने की कोशिश हो रही है और अभी तक सैंपल नहीं पकड़ा जाना, ये भी बहुत गंभीर विषय है। तो सरकार कहीं भी इन कामों में गंभीरता नहीं दिखा रही। जी, तो बिल्कुल करण महाराज जी का साफ तौर से कहना है कि सभी जिला मुख्यालयों पर जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं उनका जो स्टिंग प्रकरण है वो जिला मुख्यालयों पर दिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। वहीं देहरादून में सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का उद्घाटन किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को सीधे तौर पर सीएम से जोड़ा जाएगा और लोग अपनी शिकायतों को सीधे तौर पर कर पाएंगे। शिकायतों के साथ साथ आप सुझाव भी दे सकते हैं और
जब तक व्यक्ति की संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक वो इस हेल्पलाइन पर फोन करके अपने काम के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि लोगों की सहूलियत के लिए यह हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है। एक महीने बाद यानी कि हर महीने खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस हेल्पलाइन की समीक्षा भी करेंगे। इसमें कितनी शिकायतें आई उसकी समीक्षाएं भी की जाएंगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इससे लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। ये जो 1905 सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ये शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर आधारित है। पहले जो सीएम डैशबोर्ड हमारा है वो आउटकम बेस्ड था, वो भी अपने आप में देश का पहला ऐसा डैशबोर्ड है। दूसरा, ये जो शिकायतकर्ता की संतुष्टि पर ही उसकी कोई शिकायत है उसका निस्तारण माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारे शिकायतकर्ता हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार जी हमारे साथ है। सर, आज 1905 नंबर दिया गया है जिससे जनता जो है अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकेगी। सर, किस तरह से करेंगे जनता ये सब? ये एक बहुत ही विस्तृत व्यवस्था है जिसमें जनता की शिकायत अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, और कुछ शिकायतें जो डायरेक्टली माननीय मुख्यमंत्री जी को या मुख्य सचिव को या जिलाधिकारियों को जाती है, उन सभी को हम लॉग करेंगे और फिर उसे जिस अधिकारी के द्वारा इसका निस्तारण होना है उसे डायरेक्टली भेजेंगे ताकि समय की बचत हो। एप्लीकेशन को अलग अलग स्तरों से होकर गुजरने में जो समय जाता है उससे हम बच सकें। जिस अधिकारी के पास जाएगा उस अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उसको एक निश्चित अवधि में, वो अवधि पहले से ही तय की गई है, उसी अवधि में उसे निस्तारण करना होता है। अगर वो निस्तारण करने में अक्षम पाया जाता है तो वो शिकायत उससे उच्च अधिकारी पे लेवल पे उसे फिर एस्केलेट किया जाता है। अंत में अगर निस्तारण हम समझते हैं प्रशासन की ओर से कि हो चुका है, हम उससे रुकते नहीं हैं। हम उस व्यक्ति से फिर फ़ोन करके उनसे जानकारी करते हैं कि वो वाकई संतुष्ट हैं या नहीं। मामला तभी क्लोज होगा जब व्यक्ति उससे सहमत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। दूसरी ओर जो हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, अलग अलग स्तर पे अधिकारी हैं, उन्हें भी ये देखने को मौका मिलता है कि कहाँ पे कमी है, किन किन चीज़ों में सुधार करना आवश्यक है। तो एक तरह तो जनता की शिकायत दूर होगी, दूसरा हमारा जो शासन प्रशासन तंत्र है उसमें भी बेहतरी आएगी। सर, क्या लगता है कि इस हेल्पलाइन नंबर से जो दूर दराज से लोग आते थे अपनी शिकायतों को सीधी सीएम से तक पहुंचाने के लिए, क्या लगता है कि अब उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द होगा और उनका समय में और पैसे की भी बचत उसी उद्देश्य से के साथ इसको लॉन्च किया गया है कि हमारा पर्वतीय अंचल है, लोगों को वहाँ से दूर दराज इलाकों से आने में काफ़ी धन का उनको व्यय करना पड़ता है, काफ़ी समय भी जाता है। अब वो मोबाइल के माध्यम से भी इस अपनी समस्या का या अपने सुझाव का वो हमें भेज सकते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का जो है काफ़ी धन और समय की बचत इससे होगी। धन्यवाद सर। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार जी थे जिन्होंने कहा है कि ये 1905 जो हेल्पलाइन नंबर है उससे आम आदमी जो अपनी शिकायत है या फिर अपने सुझाव है वो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकेंगे। कैमरा पर्सन आरपी सिंह के साथ विशाल गर्ग, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। खबर लक्सर से है जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दौरा होना था लेकिन यह दौरा रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर पहुंचना था। कई तरह के कार्यक्रम थे लेकिन इस दौरे को रद्द कर दिया गया। विधायक कुंवर प्रसाद सिंह चैंपियन ने इस बात की पुष्टि की है और इस बात की जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम रद्द हो चुका है। आपको जानकारी हम दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान कार्यक्रम की लॉन्चिंग थी 24 फरवरी को, जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के व्यस्त होने की वजह से यहां पर स्थगित कर दी गई। आपको यह भी हम जानकारी दे दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को 24 फरवरी को लक्सर के महाराजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण भी करना था। इसके अलावा सीएम को लक्सर के भूरनी खतीरपुर गांव में राजकीय महाविद्यालय में एक सभा को भी संबोधित करना था। सीएम के कार्यक्रम से लक्सर वासियों को उम्मीद थी। सीएम पहली बार लक्सर आ रहे थे, लिहाजा क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें मिल सकती थी, लेकिन तय समय पर एन वक्त पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, जिससे लोगों के अंदर मायूसी भी जरूर है।
इस समय खड़े हैं लक्सर के बालावाड़ी किराए पर, जहां पर राजा वीर भोज की प्रतिमा का कल 24 तारीख को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अनावरण होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से दौरा रद्द होने की वजह से क्षेत्रीय लोगों में मायूसी छाई हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मूर्ति का अनावरण कब और किसके द्वारा होता है। लक्सर से रामगोपाल तहलकांडिया न्यूज। वहीं 2013 की आपदा के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्यों की एक सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। इस सीएजी रिपोर्ट में कई तरह से सरकार की खामियों को उजागर किया गया है, चाहे तत्कालीन सरकार रही हो या वर्तमान सरकार रही हो। अब इस सीएजी की रिपोर्ट पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए। आपको यह जानकारी दे दें कि पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 455.09 करोड़ की निर्गत किए थे और राज्य सरकार ने 69.1 करोड़ रुपए नहीं दिए अपनी तरफ के, जिसके बाद पर्यटन की सुविधाओं का सृजन नहीं हुआ। ये बातें सीएजी की रिपोर्ट में कही गई हैं। मध्यम और दीर्घकालीन पुनर्निर्माण के लिए अनुमोदित परिव्यय का लाभ भी प्रदेश सरकार नहीं उठा पाई। इसके अलावा 246 करोड़ रुपए के परिव्यय का लाभ भी सरकार नहीं उठा पाई। मार्ग और पुल निर्माण में भी खामियां जताई गई हैं। इसके अलावा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम के द्वारा किए गए कार्यों पर भी सीएजी की रिपोर्ट में आपत्ति जताई गई है। कहा गया कि दस्तावेज होता है पुरोहितों के लिए कि जैसे ऑडिट, वो भी एक तरह का ऑडिट होता है। ऑडिट कर, क्योंकि कैग की रिपोर्ट होती है, वो दस्तावेज होता है कि जैसे ऑडिट, वो भी एक तरह का ऑडिट होता है। ऑडिट करके जो गलतियां उन्होंने फाइंड आउट की उसे रिपोर्ट के रूप में पेश करते हैं। उसका तरीका ये होता है, सरकार उनका हल करती है। अपने ऊपर इतनी कैग की शिकायतें हों, ये कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जितनी समाधान हो सकती है उनका समाधान किया जाता है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट पड़ी रहेगी और उस पर भ्रष्टाचार की बू आती रहेगी तो ये सरकार के ऊपर कलंक है। कि जो भी कमियां निकली हैं वो लोक लेखा समिति उन कमियों का एक एक कमी का विश्लेषण करेगी। साक्ष्य पर विभागीय अधिकारियों को बुलाया जाएगा और यदि कहीं कोई कमी प्रमाणित हो जाती है और उसको वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई के लिए भी लोक लेखा समिति संस्तुति करती है। वहीं 2013 की आपदा के बाद से चमोली के कई हिस्से ऐसे हैं, चमोली के कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर है। यहां पर आज भी भूस्खलन का खतरा लगातार बरकरार बना हुआ है और भूस्खलन के चलते यहां पर कई घर प्रभावित हुए हैं। चमोली में 5 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीण इस आपदा से उबर नहीं पाए, लिहाजा आज भी ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद भूदसाव हो रहा है। थोड़ी बारिश से ही भूस्खलन हो जाता है। यहां पर 50 परिवारों को भूस्खलन का खतरा है। जोशीमठ विकासखंड के कई गांव आज भी 2013 की आपदा के बाद से सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं। प्रशासन ने हालांकि इस और पुनर्निर्माण सहित सुरक्षा कार्य करने के दावे किए, लेकिन वो भी जमीनी हकीकत पर कुछ और ही नजर आए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र तत्वों पर निरंतर कटाव हो रहा है। लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी है और गांव-गांव नदियों की तरफ खिसक रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम सरकार के पास नजर नहीं आता है। भूस्खलन के लिए हम जितना भी हो सकेगा हम अपने स्तर से वहाँ पे कार्यवाही करवा लेंगे। वहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल वगैरह की जिनकी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम जल्द से जल्द अपने तरफ से निर्देशित करके वहाँ पे इंश्योर करा लेंगे कि प्रोटेक्शन वॉल वगैरह बन जाए और लोग सुरक्षित रहें। महोदय, ये 2015 में जब TSDC द्वारा उससे पहले सड़क निर्माण किया गया था अपनी एडिट के लिए, तो उस 2015 से ये भूस्खलन शुरू हुआ। गांव वालों द्वारा कई बार शासन, प्रशासन व TSDC से लिखित व मौखिक तौर पे बात की गई, लेकिन आज तक भी इस भूस्खलन का कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया और अभी शुरू नहीं हुई है। और इसी बारिश में पूरे गांव के जीवन को खतरा पड़ा हुआ है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं वहाँ पे। और इस भूस्खलन से आने वाला भविष्य मुझे लगता है कि गांव के लिए पूरी तरह एक भयंकर तबाही लेके आएगा। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे। पुलवामा हमले के बाद लोगों के अंदर कितना आक्रोश था, ये बातें मीडिया ने लगातार आप लोगों को दिखाई हैं, लेकिन हल्द्वानी में अभी भी आक्रोश कितना है, इस बात का अंदाजा लगाए कि यहां पर कश्मीरी छात्रों का विरोध किया गया। आपको जानकारी दे दें कि हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर सेना के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि प्रदेश में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों को वापस भेजा जाना चाहिए।
वहीं यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कश्मीरी छात्रों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इनको वापस भेजने के लिए उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। गौरतलब है कि नैनीताल जिले में 42 और कुमाऊं में कुल 103 कश्मीरी छात्र विभिन्न संस्थाओं में पढ़ रहे हैं और इन संस्थाओं में पढ़ रहे छात्रों को लेकर यूकेडी कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि सरकार इनके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां सेना के लिए की गई थी। साथ ही देश विरोधी नारे भी सोशल मीडिया पर कुछ कश्मीरी छात्रों के द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद यूकेडी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इन छात्रों को वापस भेजा जाना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर जितने भी बाहर से लोग पढ़ाई के नाम पे आ रखे हैं, विशेष तौर पे जो कश्मीरी छात्र हैं, ये कश्मीरी छात्र जो हमारे अभी पुलवामा में शहीदों का जो इन्होंने अपमान किया है, जो उनके लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग किया है, ये केवल जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो कश्मीरी हमारा विशेष तौर से आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और कहा है कि जो प्रदेश के अंदर कश्मीरी छात्र हों या कश्मीर से जो आ रहे जो कारोबारी, उनका सत्यापन करके और उनको यहाँ से तत्काल वापस भेजा जाए। और इनको अगर जो ये संदिग्ध गतिविधियों में है, जो ये प्रदेश के अंदर जहर बोलने का काम कर रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड की शांतिवादियों को भंग करने का काम कर रहे हैं, हमारी प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है कि इनको अतिशीघ्र यहाँ से उत्तराखंड से बाहर भेजा जाए। उत्तराखंड में इन दिनों प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल है और यह हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस हड़ताल के चलते लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी की अगर बात करें तो यहां पर विरोध प्रदर्शन अब इस बात को लेकर किया गया कि सरकार इस मसले पर कोई ठोस हल नहीं निकाल पा रही है। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार या तो निजी अस्पतालों की हड़ताल को खत्म कर दे और सरकारी अस्पतालों में या तो स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर दे। वर्तमान समय में पहाड़ से आने वाले मरीजों को यूपी के अस्पतालों की ओर यहां पर रुख करना पड़ रहा है। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी भी दी कि अगर जल्द से जल्द निजी अस्पतालों की हड़ताल नहीं खुलवाई जाती, जनता को राहत नहीं दिलाई जाती, तो फिर सड़क पर उतरकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो प्रदेश भर में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल जारी है और इसी सिलसिले में हल्द्वानी में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले सप्ताह भर से देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में जो एक सरकार ने क्लिनिकल स्टेज बिल जो बनाया है और उसको लेकर के जो यहाँ पर प्राइवेट जो अस्पताल हैं ये पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब ये सरकार ने निर्णय लेना था तो चिकित्सकों को और आपस में सरकार को आपस में बैठ करके कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए था कि जिससे जो आम जनता है उसको इसकी पीड़ा ना सहनी पड़े। और हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ी राज्य है, दूर दूर से पहाड़ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कितने रोज के हजारों मरीज यहाँ से यूपी को रेफर किए जा रहे हैं और जिससे कि यहाँ की आम जनता बहुत परेशान है। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो ये अपने चिकित्सक हैं इनसे वार्ता करें और जो भी जैसी भी वार्ता हो, लेकिन ये जैसे भी हो ये अस्पताल खोले जाएं, प्राइवेट अस्पताल। ये हमारी आज मांग है और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो इसके लिए व्यापक आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा करने जाएगी। खबर हल्द्वानी से ही। हल्द्वानी के लामा चौड़ में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग होती है और इस हर्ष फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो जाती है। यह हर्ष फायरिंग का मामला हल्द्वानी से सामने आया है। पहले भी इस तरह के आपने कई मामले देखे होंगे, लेकिन हल्द्वानी के लामा चौड़ में देर रात को एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम कौस्तुभ पलड़िया बताया जा रहा है, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित दे दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद मुखानी थाना पुलिस साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल हमारे मुखानी थाना में जो लामा चौड़ क्षेत्र है वहाँ पे एक शादी थी। शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की एक घटना हुई है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है। पुलिस इसमें अपना जांच जारी किए हुए है और जो भी तथ्य सामने आएंगे शीघ्र ही बताया जाएगा। देखिए, जो लाइसेंसी वेपन्स हैं वो लोग कई बार हर्ष फायर में अपने उसको यूज करते हैं, मगर वो पूरी तरह से वैधानिक नहीं है, अवैधानिक है। और उसमें भी इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आएंगी, अगर शादी के दौरान किसी तरह की हर्ष फायर या अपने वेपन का मिसयूज होता हुआ पाया जाएगा तो भी उसके खिलाफ जो आवश्यक धाराएं हैं उनमें मुकदमा कायम कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलो, खबर मसूरी से है, जहां पर विजिलेंस की टीम पहुंची और यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। मसूरी नगर पालिका में हुई अनियमितताओं को लेकर विजिलेंस की टीम यहां पर पहुंची थी और यहां पर कई शिकायतों के आधार पर जांच पड़ताल की गई। आपको जानकारी दे दें कि कर्मचारियों की शिकायत से जुड़े कई मामलों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई है। विजिलेंस की टीम साल 2013 के कई मामलों की जांच कर रही है। 2013 में नगर पालिका परिषद मसूरी की 40 निर्माण कार्यों की शिकायतें शासन को भेजी गई थी। शासन ने पूरे मामले की जांच विजिलेंस को सौंप दी थी। पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान देहरादून से नगर पालिका को 5 बार लिखित पत्र दिए गए हैं और पालिका के द्वारा जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया गया। करोड़ों के कार्य नगर पालिका के द्वारा तत्कालीन समय से किए गए थे, जिनमें कार्यों की गुणवत्ता को लेकर घटिया कार्य करने की लिखित शिकायत शासन में दी गई थी। शासन ने पालिका की जांच विजिलेंस को दे दी है।
ये गंभीरता का सवाल है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे जिस तरीके से 2012-13 में खुली तरह से बंदरबाट पैसों की करी गई थी, उसकी ये जांच हो रही है और हम इस जांच में पूरा सहयोग है। जो भी पत्रावली या जो भी फाइल्स हमसे मांगी जाएंगी, हम तत्कालीन उसे उपलब्ध कराएंगे और पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में लेक फेस्टिवल को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। कोटी कॉलोनी में अभी से ही इस लेक फेस्टिवल को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि यहां पर टिहरी लेक फेस्टिवल होना है। यह टिहरी लेक फेस्टिवल काफी प्रसिद्ध लेक फेस्टिवल है। 25 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। मौसम और बारिश की खलल के बावजूद कोटी कॉलोनी में टेंट लगाए जा रहे हैं। यहां पर सैलानियों के लिए टेंट कॉलोनियों की तरह तैयार किए जा रहे हैं। महोत्सव में देश के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले व्यापारियों के लिए स्टॉल भी लगभग तैयार हो चुके हैं। एक बड़े टेंट में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही स्थानीय कलाकार और नामी गिरामी कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार साहसिक खेलों का आयोजन भी एक बड़े स्तर पर होगा। यहां पर लोग झील में नौकायन तो आकाश में पैराग्लाइडिंग जैसे करतबों का आनंद ले पाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त जुटा हुआ है और इस बार मेले को भव्य बनाकर इसे यादगार भी बनाया जाएगा। ये 25 तारीख से हमारा टिहरी लेक फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, 25, 26, 27 तारीख को, और उसकी तैयारियां देख ही रहे हैं आप, जोरों शोरों से चल रही है। विभिन्न विभागों को हम लोग जिम्मेवारियां बांटी हुई हैं, हर विभाग अपने अपने स्तर से जो देख रहा है। बाकी लगातार हम मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं। फेस्टिवल को इस बार हम पिछली बार से भी और अच्छा और बड़े स्केल पर करवाएंगे। सेलिंग, पैराग्लाइडिंग इस बार होगी जो पिछली बार नहीं हुई थी। बाकी आप देख ही रहे हैं, इस बार स्तर हमने और बड़ा कर दिया है, टेंट्स हमने और अच्छा मंगवाया। वहीं निरंकारी सत्संग मंडल लक्सर की ब्रांच ने सफाई कार्यक्रम चलाया। साथ ही आपको बता दें कि कई तरह से यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके बाद सफाई कार्यक्रम चला करके स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। निरंकारी सत्संग मंडल की लक्सर ब्रांच के द्वारा बाबा हरदेव सिंह की 65वीं जन्म दिवस पर गुरु पूजा दिवस के तौर पर इसे मनाया गया और गुरु पूजा दिवस पर पहले सत्संग भवन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके बाद स्वयंसेवक लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और यहां के परिसर में साफ सफाई की। शुक्रवार को लक्सर गांव में स्थित निरंकारी सत्संग भवन में निरंकारी मिशन के संत बाबा हरदेव सिंह का 65वां जन्म दिवस गुरु पूजा के तौर पर मनाया गया और यहां पर बाबा हरदेव के आदर्शों पर चलने के लिए स्वयंसेवकों को कहा गया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की मर्जी के सामने सिर झुकाकर उसे स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। इसके अलावा पूरे अस्पताल परिसर की भी लोगों के द्वारा साफ सफाई की गई। गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर 23 फरवरी 2019 को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ब्रांच लक्सर द्वारा आज सफाई अभियान कराया जा रहा है। तो खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।